इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी परीक्षाओं में आता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हमने शुरू किया है और इसका आज दूसरा वीडियो है ये। पहले में हमने ये पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा है, किसने लिखा है इतिहास। आज हम काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे। कौन कौन से विद्वान जिन्होंने इसका काल विभाजन किया है, क्या क्या नामकरण किया है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गार्ग 87 ने इतिहास लिखा था, लेकिन उन्होंने काल विभाजन का या नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया है। उनके बाद में जो पहला प्रयास है वो देखिए, वो पहला प्रयास है जॉर्ज गिरिसन का। प्रश्न बनता है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का पहला प्रयास किसका है? जॉर्ज गिरिसन। और जॉर्ज गिरिसन के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस ग्रंथ में जॉर्ज गिरिसन ने 11 अध्यायों या कालखंडों में काल विभाजन किया है। पहला प्रयास है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने अध्याय का नाम दिया चारण काल, 700 से लेकर के 1300 ईस्वी तक। ये जो चारण काल है हिंदी साहित्य का आदिकाल से पहले का जो समय है, इसमें सिद्ध साहित्य को शामिल किया है, अपभ्रंश साहित्य को शामिल किया है इसमें। तो अपभ्रंश साहित्य को इसमें शामिल करके और चारण काल नाम दिया है। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। धार्मिक पुनर्जागरण यानी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रामानंद हैं, कबीर है, नानक देव हैं, नामदेव हैं। उनका जो साहित्य है वो 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण में आता है। इसके बाद में है जायसी की प्रेम कविता। जायसी आदि सूफी कवि हुए हैं जिनमें प्रमुख जायसी हैं। तो जायसी के नाम पर जायसी की प्रेम कविता है, वो इस तरह से विभाजित किया है। और चौथा है ब्रज का कृष्ण का संप्रदाय। ब्रज भाषा में लिखा गया कृष्ण संप्रदाय, जिसमें सूरदास हैं, रसखान हैं, बहुत सारे कृष्ण संप्रदाय के जो अष्टसाप के कवि हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद मुगल दरबार, मुगल काल में जो दरबारी साहित्य लिखा गया वो इसमें आता है। इसके बाद में है तुलसीदास, 6 नंबर है तुलसीदास। तो तुलसीदास स्वयं अपने आप में एक युग थे। जॉर्ज गिरिसन ने तो मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है इनको। तो मुगल काल के बाद तुलसीदास है, इन्होंने अवधि और वर्ष दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इसके बाद में रीति काव्य, जो रीति काल है उसको रीति काव्य नाम से। और उसके बाद 8वें तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, तुलसी के बाद के जो अन्य कवि हैं वो। और 9 नंबर 18वीं शताब्दी के अंदर। और इसके बाद है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी और उनका शासन था भारत में, तो उस समय को कंपनी के शासन में हिंदुस्तान नाम दिया है। और 1857 की क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर हिंदुस्तान का शासन आ गया था महारानी विक्टोरिया के हाथ में। तो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान यानी 1857 के बाद। ये 1857 से पूर्व है और ये बाद है 1857 की क्रांति के बाद। तो इस तरीके से ये जो 11 अध्याय हो गए, इन 11 अध्यायों में जॉर्ज गिरिसन ने विभाजित किया है। इसको कोई ज्यादा सटीक इतिहास नहीं कह सकते, लेकिन पहला प्रयास है। तो इस तरीके से जॉर्ज गिरिसन ने वो कोशिश की है। इसके बाद में दूसरा नाम आता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं के बारे में बताया था कि इन्होंने 3 भाई थे और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुआ। तो मिश्र बंधुओं ने जो नामकरण किया है, काल विभाजन किया है, सबसे पहले आरंभिक काल। आरंभिक काल के 2 भाग किए हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय 700 से लेकर के 1343 विक्रम संवत माना है। और उत्तर आरंभिक काल का समय माना है 1344 से 1444 विक्रम संवत। या कह सकते हैं जो हिंदी साहित्य में आदिकाल है वो और उससे पूर्व का काल, ये दोनों है वो आरंभिक काल में आते हैं। इसके बाद में है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल है, इसको भक्ति काल कह सकते हैं। तो पूर्व माध्यमिक काल है वो 1445 से लेकर के 1560 विक्रम संवत। और प्रौढ़ माध्यमिक काल यानी माध्यमिक काल के 2 भाग किए, उत्तर माध्यमिक या प्रौढ़ माध्यमिक काल है वो 1561 से लेकर के 1680 विक्रम संवत तक है। तो भक्ति काल जिसको हम साहित्य मानते हैं वही माध्यमिक काल है ये मिश्र बंधुओं का। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है।
जो ऋतिक काल के नाम से जाना जाता है उसको मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। और उस अलंकृत काल के भी दो भाग किए, एक का तो नाम है पूर्व अलंकृत काल और एक उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय 1681 से लेकर 1790 विक्रम संवत और उत्तर अलंकृत काल का है 1791 से 1889 विक्रम संवत। तो ये हो गया उत्तर अलंकृत काल। इसके बाद में अगला है परिवर्तन काल, जिसको आधुनिक काल कहते हैं। परिवर्तन काल 1890 से लेकर के और 1925 विक्रम संवत तक, और उसके बाद है वर्तमान काल, विक्रम संवत 1926 से लेकर के अब तक, ये वर्तमान काल। इस तरीके से ये मिस्र बंधुओं का काल विभाजन है। अब मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में और नामकरण में जो कमियां हैं, एक तो जो पूर्व आरंभिक काल है इसमें अपभ्रंश साहित्य को इसमें शामिल किया है, अपभ्रंश की रचनाओं को इसमें शामिल किया है, हिंदी भाषा में इनको शामिल किया है। ये तो एक कमियां है। दूसरा है नामकरण की जो प्रवृत्ति है वो एक समान नहीं है। या काल विभाजन की जो प्रवृत्ति, पहले आरंभिक काल, माध्यमिक काल दे दिया, फिर अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, तो एक जैसी प्रवृत्ति नहीं है इनकी। नामकरण की प्रवृत्ति, नामकरण की प्रवृत्ति, ये दो इनमें कमियां हैं। बाकी मिस्र बंधुओं का काल भी महत्वपूर्ण है, इन्होंने अच्छा प्रयास किया है। तो हम पढ़ रहे हैं काल विभाजन। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं महत्वपूर्ण जो इतिहासकार है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। रामचंद्र शुक्ल है वो अपने दोहरे इतिहास के नाम, दोहरा नामकरण के कारण प्रसिद्ध हैं। जो इतिहास दिखाया है काल विभाजन के है उसमें दोहरा नामकरण दिया है। जैसे सबसे पहले आदिकाल, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है, वीरगाथा काल नाम दिया है। और इसका समय है 1050 से 1375 विक्रम संवत। ये जो इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का, वे विक्रम संवत में, विक्रम संवत का मतलब है अपना जो ईस्वी सन है, इस ईस्वी सन में प्लस 57 कर देते हैं तो बराबर विक्रम संवत आ जाता है। क्योंकि अपना जो विक्रम संवत है ये 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था। चैत्र महीने में चैत्र मास की प्रतिपदा को जो शुरू होता है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। तो इसमें ईस्वी सन में 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत बन जाएगा, और विक्रम संवत में से 57 माइनस कर देंगे तो ईस्वी सन बन जाएगा। जैसे 1050 विक्रम संवत है ये, इसमें से 57 घटा देंगे तो ईस्वी सन क्या होगा? उस समय का ईस्वी सन होगा 993 ईस्वी, 993 ईस्वी होगा। क्योंकि ईस्वी सन में 57 जोड़ देंगे तब तो विक्रम संवत बनेगा। विक्रम संवत में से 57 माइनस कर देंगे 57 तब बराबर ईस्वी सन बनेगा। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है वो दोहरा नामकरण है और ईस्वी सन विक्रम संवत में है। तो आदिकाल जिसको शुक्ल ने नाम दिया वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत। इसके बाद दूसरा है पूर्व मध्य काल, जिसको शुक्ल ने भक्ति काल नाम दिया है, और इसका समय है 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1700 विक्रम संवत। इसके बाद उत्तर मध्य काल जिसको ऋतिक काल कहते हैं, इसका समय है 1700 से लेकर के और 1900 विक्रम संवत तक, 1700 से लेकर के 1900 तक विक्रम संवत। उसके बाद है आधुनिक काल जिसको शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है। तो गद्य काल का समय है 1900 से लेकर के और 1984 विक्रम संवत तक मानना है, ये विक्रम संवत तक मानना है। अब शुक्ल जी का जो वीरगाथा काल जो नाम है ये सबसे ज्यादा विवादास्पद है और विद्वानों को आपत्ति है, क्योंकि आदिकाल है, आदिकाल में कई प्रकार की प्रवृत्तियां थी। इसमें सिद्ध साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य लिखा गया, लौकिक साहित्य लिखा गया, अन्य जो धार्मिक साहित्य लिखा गया, उनका बोध वीरगाथा काल से नहीं हो पाता है। इसलिए इस नाम पर वीरगाथा काल नाम है, इस पर सबसे ज्यादा आपत्ति है। शुक्ल जी का जो काल विभाजन है
इसका दो आधार है, एक तो प्रधान प्रवृत्ति या चित्तवृत्ति, जनता की चित्तवृत्ति या प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ये काले वाचन किया है, और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि, कौन सा ग्रंथ कितना प्रसिद्ध है, इस आधार पर इन्होंने नामकरण किया है। तो शुक्ल का इतिहास और नामकरण काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काले वाचन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में या काले वाचन में काफी समानता है। तो देखिए क्या समानता है। इन्होंने पहले काल का नाम दिया संधि काल, 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक, जबकि अपना शुक्ल का 1050 से शुरू होता है विक्रम संवत से, और ये 1000 तक एक काल पूरा हो जाता है संधि काल। इसका मतलब है शुक्ल जी का जो इतिहास है उससे पहले जो अपभ्रंश साहित्य है उसको संधि काल में शामिल कर लिया है। कौन से साहित्य को? अपभ्रंश साहित्य को। अपभ्रंश साहित्य को संधि काल में शामिल कर लिया, और इसका समय 750 विक्रम संवत से लेकर के 1000 विक्रम संवत तक है। इसके बाद में दूसरे काल का नाम दिया चारण काल। ये चारण काल है, जो रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल है वही चारण काल है। वही समय 1050 से 1375 विक्रम संवत है, और 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत है। रामकुमार वर्मा के अगर संधि काल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो शेष काल हैं वो यथावत जिस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने वर्गीकरण किया है वैसे ही रामकुमार वर्मा ने वर्गीकरण किया। देखिए इसके बाद भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700, ये रामचंद्र शुक्ल का 1375 से 1700। फिर रीति काल 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत, और ये शुक्ल जी का है। उत्तर मध्य काल या रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। इसके बाद आधुनिक काल 1900 से अब तक, और आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से अब तक। तो दोनों में काफी समानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये इतिहास आपको याद हो गया तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का वर्गीकरण आप याद हो जाएगा अपने आप। उसमें संधि काल पहले जोड़ देना, और 750 से 1000 विक्रम संवत तक 350 या 250 साल का जो समय है पहले का, वो पहले वाला अपने साहित्य इसमें जोड़ देंगे तो संधि काल होगा, और एक पहला जो है वो एक नया है। बाकी दोनों में काफी समानता है। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन।